हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने एमसीक्यूज़ की क्लास चालू किए थे जो 2024-2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी ऑलरेडी 11 क्लासेस हो चुकी है। ये 12 क्लास है जो हमने चल रही है। ये सारे जितने भी एमसीक्यूज़ है आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अभी सभी स्टेट में वैकेंसी आने वाली है। सो प्लीज़ प्रिपरेशन चालू रखें और इन्हें ध्यान से पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी रूबेला, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। राइट आंसर इज मीजल। चलिए देख लेते कॉप्लिक स्पॉट है क्या चीज़। कॉप्लिक स्पॉट इज अ साइन ऑफ मीजल्स अपेयर इन साइड्स ऑफ चिक्स बिफोर द वेस्ट डेवलपमेंट। कॉप्लिक स्पॉट क्या है? एक साइन है जो क्या होता है जब पूरे बॉडी में वेसेस आने से पहले, सबसे पहले वेसेस कहाँ पे आते हैं? चिक्स में आते हैं। तो वो चिक्स में दिखाई देने लगता है। इसका अपीयरेंस क्या होता है? स्मॉल वाइट ब्लश वाइट स्पॉट्स दैट लुक ग्रीन एंड बैकग्राउंड। ओके, स्मॉल वाइट पेची स्पॉट्स होते हैं जो दिखाई देने लगते हैं। ओके, ये लोकेशन कहाँ होती है जहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं म्यूकोसा। ठीक है, बक्कल म्यूकोसा, यानी कि हमारे इन साइड में, अभी नीचे के साइड में आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें देखिएगा अपोजिट साइड ऑफ लोअर मोलार्स। नेक्स्ट ये क्या चीज़ है? कॉप्लिक स्पॉट आया कहाँ से, इसकी किसने खोज की है, हम देखेंगे। देखिए ये यहाँ पे अभी मैं आपको बताई थी ना, मैं डायग्राम बताऊंगी। देखो ओवल मोकोसा में बक्कल कैविटी में दिखाई दे रहा है। आप इस डायग्राम में देख ही सकते हैं। ये देखिए दिख रहे हैं यहाँ पे जितने भी ये वाइट पेचेस है, ये रेड रेड वेसिस टाइप ब्लसेस दिख रहा है, ये सारे साइन है। ओके, कॉप्लिक स्पॉट किसने डिस्कवर किया? कॉप्लिक स्पॉट इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर हेनरी कॉप्लिक ऑफ न्यूयॉर्क, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड 1896। ओके, क्या है? कॉप्लिक स्पॉट का नाम कॉप्लिक स्पॉट क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी डिस्कवरी डॉक्टर हेनरी कॉप्लिक ने किया था, जो न्यूयॉर्क के थे। उन्होंने क्या किया? 1896 में इसको डिस्कवर किया। ठीक है, कि ये डायग्नोस्टिक फीचर काय का है? मीजल्स का है। उन्होंने ये सजेस्ट किया था। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कॉप्लिक स्पॉट क्या है। कहाँ कॉप्लिक स्पॉट? सिंपल से वो स्पॉट है जो मीजल्स के पेशेंट में सबसे पहले फर्स्ट अपेयर होते हैं। कहाँ पे अपेयर होते हैं? बक्कल म्यूकोसा में अपेयर होते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इनको कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। और इसका देखो, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कॉप्लिक स्पॉट्स किसने डिस्कवर किया था? तो डॉक्टर हेनरी कॉप्लिक ने। और कब किया था? तो 1896 में किया था। ओके, नाउ हम देख लेते हैं कि कॉप्लिक स्पॉट अब मीजल्स के लिए होता है, तो हम मीजल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे इतना सारा डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं। देखिए कॉप्लिक स्पॉट है क्या चीज़, ये सबसे पहले कहाँ अपेयर होते हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन क्या होती है, देन नेक्स्ट की कॉप्लिक स्पॉट किसने डिस्कवर किया था, किस सन में डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट मीजल। अब मीजल के लिए कॉप्लिक स्पॉट आया था, मीजल्स का भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मीजल्स इट इज़ ऑल्सो बाय अदर नेम इंक्लूड मॉर्बिलाई रूबेला और वियर्ड मीजल्स। Measles is a highly contagious viral disease that can cause serious complication, death, and it's spread through the cough, sneezing, breathing near by infected person। ठीक है, और आगे सिम्टम देखते हैं।
हम जब भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ को डिटेल में और डिस्क्रिप्शन करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अभी। मीज़ल्स को और क्या बोलते हैं, रूबेला कहते हैं या रेड मीज़ल्स कहते हैं, ठीक है। ये हाईली कंटीजियस डिसीज़ है, इसमें कंटामिनेशन बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। और किसके थ्रू फैलता है, कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू और काय के थ्रू, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो ब्रीथिंग करता है फेस पर्सन के, तो जिसको इन्फेक्शन नहीं है उसके साथ में यदि वो बैठा है और ब्रीथिंग कर रहा है तो उसको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब मीज़ल्स में सिम्टम क्या क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। मीज़ल्स के सिम्टम मेनली होते हैं हाई फीवर होता है, कफ होता है, रनिंग नोज होती है, ठीक है, रेड वाटरी आइस होती है, ओके, टाइनी स्पॉट्स होते हैं। ये सारे क्या आएंगे, सिम्टम्स आएंगे मीज़ल्स के। ये देखिए, अब बताइए कि इसमें कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। तो मीज़ल्स को प्रिवेंट करने के लिए MMR वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मीज़ल्स के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके। प्रोवाइड द लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मीज़ल्स इन द 99 आउट ऑफ द 100 वैक्सीनेस पीपल, यानी कि इसका रेशियो कितना है, 99% इसका रेशियो है। देखिए इसमें सिम्टम्स दिया हुआ है डिटेल में, थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या है, फीवर है, कफिंग है, रनिंग नोज है, रेड ब्लड आइस है, ओके। इसमें देखो स्पॉट्स दिए हुए हैं पूरे शरीर में, देखो ये मीज़ल्स के रेसेस भी दिए हुए हैं, तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप कि मीज़ल्स आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो कॉप्लिक स्पॉट्स है इसको लेकर के अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द process of cleaning as the instrument by removing organic material is called. Option A sterilization, option B disinfection, option C decontamination, option D antiseptic. Right answer is option C, option B ये इसमें ऑप्शन सी आना चाहिए, डिसकंटामिनेशन। ये गलत टाइप हो गया है, ये वाला सही आंसर है ऑप्शन सी, ये गलत हो गया है, यहाँ पे आना चाहिए डीकंटामिनेशन, ओके। ऑप्शन सी डीकंटामिनेशन। तो डीकंटामिनेशन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डीकंटामिनेशन है क्या चीज़। डीकंटामिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड नेचुरलाइजेशन कंटामिनेशन सच एज द केमिकल organisms or radioactive substance from any object or area. The goal of decontamination is the prevent of infection of other harmful response. Decontamination can be active by the physical cleaning, ultrasonication, filtering evaporation, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यूवी रेडिएशन। यानी कि डीकंटामिनेशन का क्या है, किसी भी आप फॉर्म को लेकर के डीकंटामिनेशन कर सकते हैं, चाहे आप फिजिकल क्लीनिंग करवाइए आपकी, चाहे आप अल्ट्रासोनिक करवाइए, चाहे आप इवापोरेशन करवाइए, चाहे आप रेडिएशन, किसी भी थ्रू आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है यानी ऑब्जेक्ट और पर्सन, तो उसको डीकंटामिनेशन कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the causes by deficiency of vitamin B12। वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है B12 और इसको लेकर के क्वेश्चन आता ही आता है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए पेलेग्रा, ऑप्शन बी बेबी, ऑप्शन सी पर्नीशियस एनीमिया, ऑप्शन डी रिकेट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पर्नीशियस एनीमिया। व्हाट इज द पर्नीशियस एनीमिया, चलिए देखते पर्नीशियस एनीमिया क्या है। पर्नीशियस एनीमिया इज अ रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम एब्जॉर्बिंग विटामिन B12. These lead to deficiency of vitamin B12 and lower than normal red blood cell. ओके, क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है
इसमें क्या होगा, ये जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होगा। ठीक है, अब कॉजेस क्या है इसके। अ बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक द स्टमक, इंक्रीज द फैक्टर प्रोटीन ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस। ओके, नेक्स्ट सिम्टम क्या है। यदि पर्नीशियस एनीमिया होगा तो सिम्टम क्या होगा, फटीग होगा, पुलाव होगा, डिस्पेप्सिया होगा, डिप्रेशन होगा, इम्पेयर्ड मेमोरी होगी और साइकोसिस होगा। ठीक है, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे हमको किस में, पर्नीशियस एनीमिया में। तो हमारे इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं कि पर्नीशियस एनीमिया है क्या, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। उसके बाद में किस चीज़ से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट इसमें हमको क्या बनता है कि इसके सिम्टम क्या क्या है। तो सिम्टम क्या क्या है, फटीग, पुलाव, डिस्पेप्सिया, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, साइकोसिस। ट्रीटमेंट क्या है, डेली B12 शॉट्स फॉलोइंग द B12 पिल्स ओनली लेवल रिटर्न ऑफ नॉर्मल। ओके, डेली B12 का पिल्स लेना है आपको, ये इसका ट्रीटमेंट है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं इसमें, पर्नीशियस एनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, गैस्ट्रिक कैंसर, फीटल एनीमिया, इसके क्या क्या है, ये कॉम्प्लिकेशंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। ऑप्शन ए 2 to 6 डे पर 2 to 6 डे, ऑप्शन बी 15 to 50 डे, ऑप्शन सी 1 to 2 मंथ, ऑप्शन डी 3 to 6 मंथ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 15 to 50 डेज। अब चलिए यहाँ देखते हैं हेपेटाइटिस ए होता क्या है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। ठीक है, हेपेटाइटिस इज द लीवर डिसीज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस वायरस, HAV वायरस के थ्रू जो डिसीज़ होती है, जो स्पेशली लीवर को कॉज करती है, उसको क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस ए। सिम्टम्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, सिम्टम्स इंक्लूड अ फीवर, मलेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, नोसिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डार्क कलर यूरिन, जॉइंडिस, येलो ऑफ द आइस इन स्किन। अब जॉइंडिस है तो आँखों में और स्किन में येलो इस्पना तो आएगा ही। और सिम्टम्स टिपिकली अवे विद इन द मंथ एंड बट सम अपेयर हेवी सम 6 मंथ। किसी किसी को क्या होगा, तुरंत सिम्टम दिखने लगते हैं, किसी किसी को 6 मंथ बाद भी दिखते हैं। ठीक है, तो सिम्टम इंक्लूड, सबसे मेन सिम्टम क्या होगा, फीवर, मलेस, लेस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, नोसिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डार्क यूरिन, जॉइंडिस, ये मेन सिम्टम है किसके, हेपेटाइटिस ए के। ठीक है, अब इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या चलेगा हमारे हेपेटाइटिस में। हेपेटाइटिस इज द कॉन्टेजियस स्प्रेड थ्रू द क्लोज पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ईटिंग द कंटामिनेशन फूड। सबसे पहली बात इसमें दिया क्या होता है कि ये कैसे फैलता है, कंटामिनेशन फूड से। ओके, और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से, तो इसको हमको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट आ हेपेटाइटिस ए, गेट टू हेपेटाइटिस वैक्सीन। आजकल हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आ गई है, तो हमको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। चिल्ड्रन नीड टू डोज ऑफ वैक्सीन द फर्स्ट 12th to 23 मंथ एज, सेकेंड ऑफ लास्ट 6 मंथ। ठीक है, 23 मंथ तक हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन दी जा सकती है। ओके, प्रिवेंशन नहीं है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या आएगा इसमें, देयर आर नो फॉर्मल क्योर हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट टिपिकली फोकस टू रिड्यूस द सिम्टम, avoid the alcohol, maintaining the balanced diet, drinking plenty water and limit use over the country medications। ओके, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है,
इसको इसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है बाय वैक्सीनेशन, बाय बैलेंस डाइट। हमको क्या है, एल्कोहल को अवॉइड करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, फुल वाटर को पीना है, यानी कि कहना चाहिए कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर क्या है, ये होने के बाद में क्या होता है, ठीक है। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, पूरे सिम्टम्स दिख रहे हैं। किस किस से होता है, जॉइंडिस होगा, फीवर होगा, डार्क कलर यूरिन होगी, नोसिया एंड वोमिटिंग होगा, ठीक है। पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन होगा, डाइजेशन डिसऑर्डर होंगे, जॉइंट पेन होगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा। यदि आप इस डायग्राम को ओवरऑल देख लेते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। यदि कभी पूछता है कि जॉइंडिस मेनली किस डिसीज में दिखाई देता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको क्या लिखना है, हेपेटाइटिस ए। बाकी सबके चीज़ का तो वो ठीक है, लेकिन जॉइंडिस का ये मेन सिम्टम है कि जॉइंडिस हेपेटाइटिस में दिखाई देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हेपेटाइटिस ए का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है आप कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ कैरोटिड पल्स, ऑप्शन डी डिलेड प्यूपिल्स। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ कैरोटिड पल्स। चलिए देखते कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। कार्डियक अरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सडन कार्डियक अरेस्ट is the medical emergency that occur the heart suddenly stop breathing। क्या है, कार्डियक अरेस्ट एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट सडनली ब्रीथिंग करना बंद कर देता है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन क्या है इसका, when the heart stop breathing flow the brain and other organ stop, which cause the person unconsciousness, become the disable and die। क्या होता है इसमें, जब हमारा हार्ट ब्रीथिंग करना बंद कर देता है तो हमारे सारे ऑर्गन को में इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या होगा, वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है और क्या होगा, कोई भी इंसान डिसेबल हो सकता है या फिर डेथ तक हो सकती है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, मेडिकल इमरजेंसी। यदि तुरंत इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कोई भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। कॉजेस क्या हो सकते हैं, अब देखते हैं। कार्डियक अरेस्ट इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम इन द हार्ट दैट प्रिवेंट द पंपिंग ब्लड। ओके, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसकी वजह से हार्ट पंप करना बंद कर देता है। ओके, रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर ऑफ द कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड फैमिली हिस्ट्री। मेन इसमें क्या है, फैमिली हिस्ट्री। यदि फैमिली में किसी को भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो हमारे को चांसेस है कि हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, स्मोकिंग। जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनको भी हार्ट अटैक या हार्ट अरेस्ट आने के चांसेस होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है उसको भी चांसेस होते हैं। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, देखिए आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करके रखो, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से कहीं ना कहीं होती है। ओबेसिटी, मोटापा के लिए तो हर किसी को बोला जाता है मोटापा मेंटेन करके रखो, नहीं तो आगे चल के कई सारी डिसीज आएगी जिसमें डायबिटीज मेलाइटस, हार्ट अटैक, किडनी स्टोन, बहुत सारी बीमारियां हैं जो ओबेसिटी की वजह से होती है। तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट भी एक कारण है। डायबिटीज़, जिसको डायबिटीज़ है उसको भी होगा। उसमें देखिए जिसको डायबिटीज़ है मेन प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज़ है तो उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत अधिकांश लोगों में देखी जाती है, यानी कि 55 to 70% लोगों में जिनमें डायबिटीज़ है उनमें क्या मिलेगा आपको, हाइपरटेंशन मिलेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल मिलेगा, ओबेसिटी मिलेगी। और जब ये तीनों जहाँ पे है तो कार्डियक अरेस्ट तो होगा ही होगा वाली बात है। नाउ ट्रीटमेंट इज इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, CPR। हमको सबसे पहले क्या देना है, CPR देना है। यदि हम बाहर है तो CPR दे सकते हैं, यदि हम हॉस्पिटल में हैं तो क्या करेंगे, डिफिब्रिलेशन।
ओके, defibrillation is a device that sends to electric shock to the heart. We store the normal rhythm. डिफिब्रिलेशन से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा हार्ट जो क्या है नॉर्मल रिदम में पंप करने लगता है। यदि हम हॉस्पिटल में हैं तो ये हो सकता है डिफिब्रिलेटर से हो सकता है, लेकिन यदि हम बाहर है और वहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, इमरजेंसी की कंडीशन आई है, तो हम सीपीआर के थ्रू इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अ कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द हार्ट अटैक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही आपको बताया कि कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक एक ही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी वो एक ही चीज़ है। विच इज़ कॉज बाय द ब्लॉक ऑफ द आर्टरीज। क्या होता है कि हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। आई होप स्टूडेंट आप इस सब चीज़ों को समझ सकते हैं। और जब भी यहाँ पे कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप आँख बंद करके स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबिसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, इन सब को आप डाल ही सकते हैं। और जो इनिशियल लाइफ स्टाइल है ना आजकल के, इसमें जो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को 9 बजे तक सोना है, हमको कोई काम नहीं करना है, वो लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो पहले की लाइफ स्टाइल थी वो ज़्यादा बेटर थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, इससे क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज़ कॉमनली यूज्ड एन एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसमें आते ही हैं। और आजकल तो ऐसा सिंपल सा नहीं पूछता, बहुत सारा पूछता है कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा सो एंड सो हॉस्पिटल में इस प्रॉब्लम से आई है, ऐसा है वैसा है करके, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पहले हम बेसिक तो जान ले। चलिए, ऑप्शंस आर एस्पिरिन, ऑप्शन बी वारफेरिन, ऑप्शन सी मेटामार्फिन और ऑप्शन डी फ्यूसामाइड। राइट ऑप्शन इज वारफेरिन। वारफेरिन, अब देखिए एंटीकोगुलेंट है तो एंटीकोगुलेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। एंटीकोगुलेंट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लड थिनर। ब्लड थिनर आर द क्लास मेडिकेशन ऑफ द हेल्प प्रिवेंट टू ब्लड क्लॉट। जो क्या होता है, कई लोगों में ब्लड क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्लॉटिंग टाइम कम होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट को यूज़ करते हैं। ओके, वो यही चीज़ है। एंटीकोगुलेंट इज ऑल्सो अ ब्लड थिनर आर द क्लास ऑफ द ड्रग टू रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ब्लड क्लॉट। They can be taken is given from the injection, tablet or IV drop. Anticoagulant is used to treat the prevent of anti-thinning condition caused by the blood clot such as the stroke, heart attack and pulmonary embolism. देखिए एंटीकोगुलेंट होते क्या है, एक ब्लड थिनर के रूप में काम करते हैं। इनको टैबलेट के रूप में भी दिया जा सकता है, आईवी ड्रॉप के रूप में भी दिया जा सकता है, ठीक है, और इंजेक्शन के रूप में भी दिया जा सकता है। ये मेनली किस किस बीमारी में यूज़ होता है, हार्ट अटैक की, इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, इसमें होता है, ठीक है, स्ट्रोक की कंडीशन में भी एंटीकोगुलेंट यूज़ होते हैं। अब सब एंटीकोगुलेंट क्या कौन कौन से हैं, देखिए कुछ ऐसी मेडिसिन है जो एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज़ की जाती है, जैसे वारफेरिन, हिपेरिन, रिमोबेन, डाइवोग्रेटेन, एपीएक्सोबेन, एंडोक्सोबेन, ठीक है, ये सारी कितनी भी दवाइयाँ हैं इनको आप टिप ऑफ द टंग में लर्न कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी वारफेरिन आई है, फिर बाद में हिपेरिन आ जाए, कभी दूसरी भी ड्रग्स आ सकती है। तो ये सारी ड्रग्स जितनी भी 5-6 हैं इनको आप लर्न कर लीजिए। ओके, प्रेगनेंसी के समय मोस्ट ऑफ द कौन सी एंटीकोगुलेंट दी जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका राइट आंसर ये है हिपेरिन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेगनेंसी के समय कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है, तो वो है हिपेरिन। ओके, नाउ साइड इफ़ेक्ट इज़, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डिजीनेस होगा, नोसिया होगा, वोमिटिंग होगा, इंडाइजेशन होगा, रैश होगा, ईचिंग इन स्किन होगा, हेयर लॉस होगा।
अब एंटीकोगुलेंट तो हम दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एम्बोलिज्म हो रहा है या क्लॉट हो रहा है, तो उसको हमारे ब्लड को थिन करने के लिए, पतला करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमको प्रॉब्लम्स ही होगी। क्या क्या होगा? देखिए, टिप ऑफ द टंग में मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको लर्न हो जाना चाहिए बोलते ही बोलते। एक्सेसिव ब्लीडिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, नोसिया, वोमिटिंग, इंडाइजेशन, रैश, इचिंग, हेयर लॉस। ओके, ये क्या है? साइड इफेक्ट है एंटीकोगुलेंट के। ओके, before the making any changes of medication or diet should be spoke with the doctor, should also spoke with your doctor asking to anticoagulant become the pregnant plan to pregnancy। यदि आप पहले से एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं और आपको यदि प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि क्या होता है, समटाइम हम कुछ जो एंटीकोगुलेंट लेते हैं वो हमारी प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल नहीं होते, या फिर कई बार होता है हमारी स्किन रिएक्ट कर जाता है, हमारा शरीर रिएक्ट कर जाता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना है, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको एंटीकोगुलेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग is contraindication of oral medication? Option A diarrhea, option B dyspepsia, option C nausea, option D vomiting. Right answer is option B dyspepsia. Now next question, which drug used in treatment of organophosphate poisoning? Options are option A atropine, option B adrenaline, option C naloxone, option D diazepam. Right answer is atropine. ऑप्शन ए एट्रोपिन। देखिए, जितने भी है ओरल फॉस्फेट है, जो हमारे खेतों में जो छिड़काव की जाती वाली दवाई है, यदि उसका किसी ने पॉइजनिंग कर लिया है तो उसके साथ में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या होंगे, चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। Cardiovascular system includes increased heart rate, high or low blood pressure and abnormal heartbeat। सबसे पहला सिम्टम क्या होगा कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा। ये हमारा किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो किसी का लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। और क्या होगा? एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होगा। नेक्स्ट क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? हेडेक होगा, रेस्टलेसनेस होगा, डिजीनेस होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, इवन पेशेंट कोमा में तक जा सकता है। नेक्स्ट, आई थ्रेटनिंग ऑफ ब्लड सूट आइज, सम स्मॉल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल्स। ओके, जो पेशेंट होगा वो पॉइजनिंग के बाद में कॉन्ट्रैक्ट आइस हो जाएगी, प्यूपिल बंद होने लगेगी, ब्लंकिंग करने लगेगी। ओके, साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? अनरिस्पॉन्सिवनेस होगा, प्यूपिल होगा, मसल्स फेसिटेट होगा, डिस्पेरेसिस होगा, ठीक है। इवन पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug is classified as a proton pump inhibitor? अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की। तो ऑप्शन ए वेनिटिडिन, ऑप्शन बी ओमिप्राजोल, ऑप्शन सी मेटाकापामाइड, ऑप्शन डी ट्रेपामाइड। राइट आंसर इज ओमिप्राजोल। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता क्या है और इसमें से कौन कौन सी ड्रग इंक्लूड होती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग दैट रिड्यूस स्टमक एसिड एंड प्रोड्यूस द, ठीक है, ऑन प्रोडक्शन। क्या करेगा? जब हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, तब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं और उसके जूस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। स्टमक एसिड जो होता है, एसिड का फॉर्मेशन बढ़ने लगता है, बढ़ता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। तो सम एग्जांपल क्या है? ओमिप्राजोल है प्रोटॉन इनहिबिटर,
स्नोपेराजोल है, लेंसोपेराजोल है, रेबिप्राजोल है, पेंटापेराजोल है, ये सारी। एक है देखना लास्ट में जितने भी जोल लगे हुए हैं, जोल ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के नाम से चलती है। ओके, आपको लर्न करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला बता दे रहे, पेंटापेराजोल रेबिप्राजोल बोलते हैं ना, एंटासिड दे रहे हैं, वो यही चीज़ है। नाउ नेक्स्ट, what is the following is the best position to prevent aspiration in an unconscious patient? Options are option A supine position, option B prone position, option C lateral position, option D semi-fowler position. राइट ऑप्शन आर लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन दी जाती है ताकि अनकॉन्शियस पेशेंट कोई भी चीज़ को एस्पिरेट ना कर सके। ये देखिए इस टाइप की लेटरल पोजीशन होती है। आई होप कि आपको ये दिख रहा हो, अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये लेटरल पोजीशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शंस आर टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, सॉरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी वार्म स्किन, ऑप्शन डी ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर इज टैकीकार्डिया। अब देखिए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता क्या है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज एन emergency condition is severe blood fluid loss make the heart unable the pump inhibit blood body. That type of shock is caused by the organ to stop working। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि फ्लूइड लॉस होता है। उन लोगों को ज़्यादातर देखने में मिलता है जिनमें डिहाइड्रेशन होता है, उन लोगों को भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हार्ट क्या होता है, अनेबल होता है ब्लड पंप करने की कंडीशन में नहीं होता। अब इसमें क्या क्या होगा देखिए, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी, डिक्रीज इन स्क्रीन इलास्टिसिटी रहेगी। आपको यदि कोई हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का पेशेंट है उसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी, सबसे पहला मिलेगा ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा है डिक्रीज स्क्रीन इलास्टिसिटी, तीसरा है लो जुगुलर वेन डिसेंट टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा आपको, जो भी ऑप्शन में दिया था। देखो यहाँ टैकीकार्डिया दिया था ना, वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट यूरिन डिक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा और डार्क कलर की यूरिन देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक अच्छे से समझ में आया हो। जो ये शॉक है ये नॉर्मली डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज आउटपुट यूरिन आउटपुट, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, जुगुलर वेन डिसेंट देखने को मिलेगा, स्किन इंटेग्रिटी देखने को मिलेगा और डार्क म्यूकोसा ड्राई म्यूकोसा देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड टू वुंड इरिगेशन? ऑप्शंस आर 0.9% नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन बी 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन सी रिंगल लैक्टेट, ऑप्शन डी 3% हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Now right answer is option A normal 0.9% normal saline. Now next question, which of the following drug is opioid analgesia? Opioid analgesia. Option A paracetamol, option B morphine, option C ibuprofen, option D diclofenac. Now right answer is morphine. Morphine is the opioid analgesic. Some examples are given here. Normal opioid, morphine, heroin, codeine, oxycodone. They both are opioid drugs. Okay. इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स आर opioid as include ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, यूफोरिया, नोसिया, वोमिटिंग, स्वेल्ड ब्रीथिंग। ये क्या है, इसके सिम्टम, इनको लेने के बाद में सिम्टम दिखने को मिलेंगे, वो है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the minimum number of antenatal visit recommended by the WHO? Options are option A 2, option B 4, option C 6, option D 8. Now right answer is option B 4. चलिए हम शेड्यूल देख लेते हैं। एंटीनेटल विजिट कितने कितने होंगे? फर्स्ट विजिट करेंगे हम 4 मंथ में, ठीक है। 12 to 16 वीक में हम लोग फर्स्ट विजिट करेंगे। सेकेंड विजिट करेंगे 20 to 24 वीक में, यानी कि 6 मंथ में। थर्ड विजिट होगा 28 to 32 वीक्स में। फोर्थ विजिट होगा 36 to 40 वीक में, ठीक है। ये ड्यूरेशन WHO के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। यदि आप इससे ज़्यादा करवा सकते तो ठीक है, अदरवाइज़ इतने तो आपको मिनिमम करवाने ही पड़ेंगे। एंटीनेटल विजिट आपको इतना डॉक्टर के यहाँ जाकर के चेकअप करवाने ही पड़ेंगे। आप में इसको नॉर्मल चेकअप कर सकते हैं, आप में इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल WHO के थ्रू ऑथराइज है कि आपको इतने एंटीनेटल विजिट करवाना ही करवाना है। तो ये क्या होंगे? 4 विजिट होंगे। और कब कब होंगे? 12 to 16 वीक पे, 20 to 24 वीक पे, 28 to 32 वीक पे और 36 to 40 वीक पे, ठीक है। यही सब चीज़ दी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा? प्लासेंटा की डिलीवरी किस स्टेज पे होती है? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी थर्ड स्टेज। देखिए यहाँ पे चारों स्टेज दी हुई है। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं हम? इनिशियल फेज। इसमें क्या होगा? नॉर्मली सर्विक्स का डायलिटेशन होगा, ठीक है। बच्चा डिसेंट होगा, सर्विक्स का डायलिटेशन होगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज होती है एक्टिव फेज। इसमें क्या होगा? मोस्ट ऑफ द सर्विक्स पूरी तरीके से डायलेट हो जाएगा और डिलीवरी भी हो जाएगी, ठीक है। एक्सपल्सन। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि प्लासेंटा आउट होगा, ओके। थर्ड स्टेज इज प्लासेंटा आउट होगा थर्ड स्टेज में। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेज होता क्या है। The third stage of labor is the final stage of labor when the placenta is delivered. It is the shortest stage, usually latest no the longer than 20 minutes. Here was some time happened during the third stage. Mainly 20 to 30 मिनट की थर्ड स्टेज होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। उससे ज़्यादा जो हो गई तो फिर सोचिए कि प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। यदि थर्ड स्टेज का टाइम ड्यूरेशन बोला जाए तो 20 to 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर प्लासेंटा पूरा आउट हो जाना चाहिए। और थर्ड स्टेज में मेनली होता क्या है? प्लासेंटा आउट होता है, ठीक है। इसमें कंट्रैक्शन कितना होता है? 5 to 30 मिनट तक होता है। वही चीज़ दी हुई है इसमें। प्लासेंटा डिलीवर होता है। ब्लड लॉस कितना होता है? मॉडरेट ब्लड लॉस होता है, नॉर्मल होता है अप टू 500 मिलीलीटर, ओके। अदर सिम्टम क्या होंगे? ब्लीडिंग होगी, इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। और यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हम किस कंडीशन में आ जाएंगे? पोस्टपार्टम हेमोरेज के, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेंगे? इस समय मॉनिटर करेंगे, प्लासेंटा को आउट करेंगे और फीमेल को क्या है? ब्लड लॉस को मॉनिटर किया जाएगा। अगले 2-3 घंटे के लिए ब्लड लॉस कितना हो रहा है वो देखा जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट, ये आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ये जो क्लासेस है हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।